किसी का बच्चा हो, किसी की लड़की हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सोचे। मेरा यही रिक्वेस्ट है और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, मेरे बुजुर्ग बाबा बैठे हैं, बाबा बोले आप बोलो, मेरी मजबूरी पड़ गई बोलना, मैं बोला नहीं हूं आज तक। जब छोटे नहीं होंगे तो बड़े कन से हो जाएंगे। जब हम बोलना नहीं सीखेंगे आम समाज में तो हम अंत कहाँ बोल लेंगे हैं? जब बोलना सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई अनुराग आप बोलिए भाई। जय भीम जय भारत। हेलो, सबसे पहले मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और अपने परम आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आपके सामने मैं अपने विचार रख रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे प्रिय साथियों, भाई बहनों और युवा नौजवान, मेरे बुजुर्ग, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम हर वर्ष की भांति बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। मेरे ख्याल से 2018 से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में आगे भी आपकी दिलचस्पी बनी रहे तो ज़्यादा हमारे समाज के लिए और सभी पूरे क्षेत्र के लिए ये एक अच्छी बात साबित होगी। यदि हम केवल इनको मानने से या इनका नाम लेने से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। एक छोटी सी सीढ़ी से निकलकर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक और फिर भारत आकर भारत का संविधान लिखा, ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 के समकक्ष जब जापान में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में भी परमाणु बम गिराए गए थे, तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ का जो संविधान था, सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर लगभग 12 दिनों के समय में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने वहाँ का संविधान लिखा। तो जापान के लोग आज भी उनके अंदर ये भावना है कि काश हमें अम्बेडकर की तरह, बाबा साहब की तरह हमें अपने देश का संविधान लिखने का मौका मिला होता तो हम अपनी बातों को, अपने लोगों के बारे में, उनके लोगों की इच्छाएं या जिस क्षेत्र में जो कमी थी उस हिसाब से उन बातों को अच्छी तरह रख पाते। उनके संविधान में भी कुछ आज कमी है, लेकिन हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है। हमारे देश में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, सबसे पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जिसमें बाबा साहब ने हर देश से जो भी चीज अच्छी लगी, हर पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में जाकर हर देश के संविधान को देखा और उसमें जो भी व्यवस्थाएं थी हमारे लिए वो लाकर भारत के संविधान में रखी। भारत के संविधान को लिखने के लिए जब बाबा साहब को कार्य सौंपा गया तो इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरे भारत के अंदर केवल अकेले बाबा साहब ही आगे खड़े थे, क्योंकि उस समय जातिवादी लोगों ने कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन गांधी जी के कहने पर ये संविधान का ब्यौरा मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनाई गई, जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को पूरा हुआ। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये अपने आप में कोई छोटा समय नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान को लिखते समय उनके द्वारा
गांधी जी के समय जब यरबदा आंदोलन चल रहा था, अनशन पे बैठ गए थे, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो अपने समाज के लिए नहीं रख पाए। हालांकि हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए उन्होंने अपना ऐसा योगदान दिया है। महिलाओं के लिए, जैसे महिलाएं पहले घर में कैद रहती थी, हर धर्म जाति विशेष के लोगों पर तरह तरह के पाबंदी थी, उन सब से छुटकारा बाबा साहब ने दिया। तो इस अवसर पर हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जितने भी मेरे युवा हैं, छोटे भाई बहनें हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उन्हें इतना पता होना चाहिए कि हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी, जिस प्रकार से हम किसी भी एग्जाम में किसी भी कवि का या लेखक का हम जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार इनका जीवन परिचय हमें एक अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्योंकि बस 14 अप्रैल को रट लेने से कुछ नहीं हो सकता। यदि आपसे कोई पूछने लगे कि इनका जन्म किस सन में हुआ था, तो यह चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले की मऊ छावनी एक ग्राम में हुआ था। इतनी बात सबको पता होनी चाहिए। इनकी माता, जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई, और इनका विवाह 15 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। और 1907 ईस्वी में इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। जब इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई हाई स्कूल में वहाँ एडमिशन लिया, तो वहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को एक तरफ दरकिनार करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाए रखा। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे ये एक साहू जी महाराज, शायद मेरे युवा साथी जानते होंगे उन्हें, तो उनके पास पहुंचे। उनको वहां से कुछ छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला।